नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तपस्वी आईएएस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स वीडियो कोर्स के अंदर, जो जनरल स्टडीज के 8 सब्जेक्ट्स का कोर्स है। ये वीडियो आपकी तरफ प्रस्तुत किया जा रहा है इन एसोसिएशन विथ यूपीएससी आईएएस एग्जाम्स। मैं हूं करदम यावर। मेरा यहाँ पे छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इन्फ्लेशन। तो ये वीडियो अगर आप YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारा जो ये कोर्स है उसके अंदर ये हमारा लेक्चर है। तो ये हमने अभी डेमो पे ऊपर रखा है, तो आप इसीलिए देख रहे हैं। तो हमारा पूरा कोर्स प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाइए www.upsciasexams.com। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेगी। कोई भी क्वेरी हो तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो। तो टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, WPI CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है, और इनके मेजरमेंट और इसके पीछे के कॉज क्या है कि किसके कारण ये शुरू होते हैं इन्फ्लेशन, और किस तरह से WPI और CPI को मेजर किया जाता है। कई दफ़ा आपने सुना होगा, आपने इन्फ्लेशन वर्ड भी सुना होगा, डिफ्लेशन या फिर डिप्रेशन वर्ड सुना होगा, फिर आपने WPI CPI सुना होगा, लेकिन कई कई अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे लगती है, तो आपको पता नहीं होगा कि एग्जैक्ट इसको किस तरह से मेजर वगैरह किया जाता है, इसके पीछे के क्या क्या कारण होते हैं। तो ये वीडियो के अंत में आपको पूरा का पूरा जो ये कॉन्सेप्ट है वो एकदम से क्लियर हो जाएगा। मैं इतने बेसिक तरीके से आपको समझाने का यहाँ पे प्रयास करूंगा। तो जो पहले तो हम डिस्कशन कर लेते हैं कि इन्फ्लेशन क्या है और किस तरह से इसको बोलते हैं कि ये जो कंडीशन है वो इन्फ्लेशन वाली कंडीशन चल रही है मार्केट में, या फिर इन्फ्लेशन का ऑपोजिट यानी डिफ्लेशन या फिर डिप्रेशन वाली सिचुएशन चल रही है। तो पहले तो डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है। पहले मैं आपके लिए रीड आउट कर देता हूं, फिर आपको हिंदी में बताता हूं। इन्फ्लेशन इज डिफाइंड एज अ सिचुएशन वेयर देयर इज सस्टेन्ड अनचेक्ड इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल एंड अ फॉल इन द परचेजिंग पावर ऑफ द मनी. Thus, inflation is a condition of price rise. The reason of price rise can be classified under two main heads, that is, one, increase in demand and second, reduced supply. तो यहाँ पे इस तरह से समझाते हैं कि अगर प्राइस जो है प्रोडक्ट की या फिर सर्विस की, जनरली जो प्राइस है अगर वो बढ़ जाती है और उस प्राइस के बढ़ने के कारण आदमी की जो उसको परचेज करने की जो कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। प्राइस बढ़ने से आप जो अमाउंट स्पेंड कर सकते थे वो अमाउंट उतनी ही स्पेंड करेंगे, लेकिन आपके पास क्वांटिटी कम आएगी, तो उस चीज को बोलेंगे इन्फ्लेशन। और इस तरह से बोलेंगे कि महंगाई है, यानी कि जो भी चीज आप पहले खरीद रहे थे उस अमाउंट के अंदर वो जो क्वांटिटी मिल रही थी आपको ये क्वांटिटी उतने अमाउंट में नहीं मिल रही है, आपको या तो क्वांटिटी कम लेनी पड़ेगी या फिर पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, यानी कि प्राइस इंक्रीज हो गया है। तो यहाँ पे इस तरह की जो सिचुएशन होती है उसके पीछे दो रहस्य होते हैं। पहली चीज ये है कि या तो डिमांड बढ़ गई है, यानी कि लोगों के अंदर उस चीज को पाने की, लेने की या प्राप्त करने की जो चाहना है वो बढ़ जाएगी, तो उसकी डिमांड ज्यादा है तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, या फिर सप्लाई कम हो जाएगी। तो सप्लाई कम होने से भी प्राइस कैसे बढ़ सकती है मैं आपको बताता हूं, समझ लीजिए। एग्जाम्पल लेते हैं प्रोडक्ट का, जैसे कि मोबाइल फोन ले लीजिए कि भाई ऐसी अलग अलग वेबसाइट्स मार्केट के अंदर अवेलेबल है जो अलग अलग डिवाइसेस को फ्लैश सेल के अंदर बेचती है। तो वो जो डिवाइस होते हैं उसकी जो सप्लाई है वो रिड्यूस्ड है, यानी कि एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर ही सप्लाई करते हैं। तो फिर वहां से क्या होता है, जिन जिन लोगों को वो प्रोडक्ट नहीं भी चाहिए उसी प्राइस में वो प्रोडक्ट मार्केट से ले लेते हैं, और फिर वही प्रोडक्ट आपको जनरल मार्केट के अंदर एक्स्ट्रा प्राइजेस के अंदर मिलती है, क्योंकि उस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई लिमिटेड है। तो सप्लाई लिमिटेड होने के कारण और डिमांड ज्यादा बढ़ जाने के कारण इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि इन्फ्लेशन क्या है, आपको 100% पता चल जाएगा कि महंगाई कैसे बढ़ती है। समझ लीजिए आपके पास एक 100 की नोट है और उस 100 की नोट से आप एक किराने वाले के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि मुझे चावल दीजिए, तो वो आपको 100 रुपए में 5 किलो चावल देगा, यानी कि 100 रुपए के 5 किलो चावल, तो 1 किलो का दाम हुआ 20 रुपए। ओके, ठीक है।
फिर वो चावल जब आपके पास खाने के बाद खत्म होते हैं तो 10-12 दिनों के बाद आप फिर से वही दुकानदार के पास जाते हैं, फिर से आप उसको वही एक 100 का नोट देते हैं और बोलते हैं कि भाई चावल दीजिए। तो वो जब आपको चावल लाके देगा तो आपको बोलेगा ये लीजिए आपके चावल, तो आप बोलेंगे कि कितना है, तो वो बोलेंगे 4 किलो है। तब आप उससे बहस करेंगे कि भाई अभी 10-12 दिन पहले मैं आपसे चावल लेके गया था तो आपने मुझे 100 रुपए में 5 किलो चावल दिए थे, अभी आप मुझे 4 किलो चावल दे रहे हैं। तो दुकानदार आपको बोलेगा सर उस समय जो चावल का प्राइस था वो 20 रुपए पर किलो था, अभी जो चावल का प्राइस है वो 25 रुपए पर केजी है, यानी कि 1 किलो के ऊपर 5 रुपए प्राइस बढ़ा है। यानी कि अब आपको या तो मुझे 125 रुपए देने पड़ेंगे तब जाके मैं आपको 5 किलो चावल दूंगा, या फिर अगर आपको 100 रुपए के ही चावल खरीदने हैं तो आपको 5 किलो नहीं मिलेंगे बल्कि 4 किलो मिलेंगे। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं या तो आपको क्वांटिटी कम लेनी पड़ेगी वही अमाउंट पे कर रहे हैं तो, या फिर आपको अपनी डिजायर्ड क्वांटिटी पाने के लिए आपको पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, यानी कि महंगाई है, प्राइस बढ़े है। समझ गए आप? तो यहाँ पे अगर आपको चेकआउट करना है कि कितने प्रतिशत महंगाई बढ़ी, यानी कि कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई प्राइस के अंदर, चावल के प्राइस के अंदर, तो आपको देखना पड़ेगा कि पहले 20 रुपए के मिलते थे अब 25 रुपए के मिलते हैं, तो दोनों का डिफरेंस हुआ 5 रुपए। तो 20 रुपए में 5 रुपए ज्यादा बढ़ गए, तो यानी कि अभी प्राइस कितने परसेंट बढ़ा है? 25% इंक्रीज। तो 25% इंक्रीज, तो ये जो रेट हो गया वो परसेंटेज में जो आया रिजल्ट आपके पास उसको बोलेंगे इन्फ्लेशन रेट। तो इन्फ्लेशन रेट अभी है 25%। चावल के मायनों में अगर आपने कैलकुलेट किया और इस तरह का जो फिगर निकल के आता है 25, 20, 17, यानी कि 8 या 9 के ऊपर का जो भी इन्फ्लेशन रेट होता है वो ऑलवेज हाई के माना जाता है कि ये बहुत हाई होता है। इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट सोसाइटी के लिए और इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो आगे बढ़ाते हैं डिस्कशन को कि भाई क्या इन्फ्लेशन सच में खराब है? क्या इन्फ्लेशन अच्छी बात नहीं है? इकोनॉमी से इन्फ्लेशन को नेगेटिव इम्पैक्ट्स ही देखने को मिलते हैं। भाई देखिए, अगर प्राइस ज़्यादा रहेगी तो क्या होगा कि आपकी जो आय है, यानी कि आपकी जो आमदनी है, आपने चाहे वो कोई जॉब करके पैसे कमाए हो या फिर कोई बिजनेस से पैसे कमाए हो, तो आपने जो मेहनत किए हुए पैसे हैं, तो इन्फ्लेशन होने के कारण क्या होगा कि आपको एक लिमिटेड या फिर अपनी डिजायर्ड क्वांटिटी प्राप्त करने के लिए आपको ढेर सारे रुपए देने पड़ेंगे। अभी आएंगे हम ऐसे ऐसे एग्जांपल देंगे कि बोरी लेके जाओगे, पैसे की गड्डी की नोटों की बोरी भर के जाएंगे तब भी सिर्फ चाय नाश्ता ही हो पाएगा। ऐसे भी वर्ल्ड के अंदर कंट्रीज है, तो उसकी भी बात करेंगे हम इस लेक्चर के दौरान। तो यहाँ पे जो कॉमन मैन है अपनी मेहनत से जो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाता है, उसके लिए इतनी ज्यादा महंगाई अच्छी चीज नहीं है। और अगर महंगाई के अंदर ही उसकी सारी इनकम खर्च होती रहेगी तो वो भला सेविंग कैसे करेगा? सेविंग नहीं करेगा तो इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा? और इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो उनको रिटर्न कहाँ से मिलेंगे? अगर आप ऐसी सिचुएशन कर सकते हो देश के अंदर कि जिसके अंदर महंगाई जो है उतने ही अमाउंट के ऊपर आप सेविंग के ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हो और जो रिटर्न दोनों तरफ से उनको मिल रहा है, कि महंगाई वो सफर कर सकता है महंगाई के अंदर कि भाई जितना आप महंगाई पे खर्च ज्यादा कर रहे हो उतना अगर आप सेविंग भी करोगे तो हम आपको वहां पर भी रिटर्न ज्यादा देंगे। तो एक तरह से अगर आप बैलेंस बना सकते हो इन्फ्लेशन रेट के साथ सेविंग के ऊपर दिए जा रहे इंटरेस्ट के ऊपर, तो कहीं आप कह सकते हो कि आप एक नॉर्मल या फिर बैलेंस्ड इकोनॉमी हो। तो ऐसा तो पॉसिबल होना बहुत ही नामुमकिन सा है कि बैंक उतना आपको अपनी सेविंग्स के ऊपर या फिर आपके डिपॉजिट्स के ऊपर उतना आपको इंटरेस्ट दे। तो यहाँ पे क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या समस्याएं हो सकती है इन्फ्लेशन के कारण, वो समझने से पहले हम ये देखेंगे कि इन्फ्लेशन रेट इंडिया के अंदर कितने हैं। तो इंडिया के अंदर 2 तरह से इन्फ्लेशन मेजर होती है, 2 इंडाइसिस है, यानी कि 2 तरीके हैं जिसके बुनियाद के ऊपर हम कह सकते हैं कि कौन कौन सा इन्फ्लेशन का लेवल है। तो एक होता है WPI, दूसरा होता है CPI। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में इसके फुल फॉर्म बता दिए थे, आप इसको याद कर लीजिए क्योंकि आगे जाने वाली स्लाइड्स के अंदर ज्यादा जगहों पे फुल फॉर्म्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे। होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो इसके ऊपर से डिसाइड होता है कि इन्फ्लेशन का रेट इंडिया के अंदर क्या है। तो अब तक
जो 50 सालों से 55 सालों के इंडिया के अंदर जो इन्फ्लेशन मेजर होता था वो होता था होलसेल प्राइस इंडेक्स के ऊपर। ज्यादा घबराइए मत, हम सीपीआई और डब्ल्यूपीआई दोनों ही डिटेल से समझेंगे अभी। तो यहाँ पे जो इन्फ्लेशन रेट रहा है अब तक डब्ल्यूपीआई का, तो डब्ल्यूपीआई को अगर बेस में रखते हुए कैलकुलेट करेंगे तो इंडिया के अंदर 7 से 8% का इन्फ्लेशन रेट एवरेज रहा है। लेकिन हाई और लो देख लेते हैं कि भाई इंडिया के अंदर सितंबर 1974 में हाईएस्ट इन्फ्लेशन मेजर हुआ था 34.68% पूरे देश के अंदर। तो ये बहुत 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 हाई होता है, बहुत ही हाई होता है। आगे एग्जांपल में हमने 25% को भी बहुत हाई बोला, तो ये तो 34.68 है, यानी इट्स टू मच। इसके अलावा इंडिया के अंदर लोएस्ट इन्फ्लेशन देखने को मिला था, यानी कि लोएस्ट रेट देखने को मिला था, जिसको अगर जीरो से माइनस की तरफ जाते हैं तो उसको इन्फ्लेशन नहीं डिफ्लेशन बोलते हैं, यानी कि मंदी का जो माहौल होता है, डिप्रेशन, वो बोलते हैं। तो माइनस यानी कि -11.31% देखने को मिला था मई 1976 के अंदर। तो ये डब्ल्यूपीआई और सीपीआई क्या है उसको स्टडी करने से पहले हम थोड़े वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज की बात कर लेते हैं कि अगर आप ध्यान नहीं दोगे, अगर आप देश लेके बैठे हो और अगर आप ध्यान नहीं दोगे कि देश के अंदर क्या स्थिति है और इकोनॉमी किस तरफ जा रही है, इन्फ्लेशन पे जा रही है, न्यूट्रल है या डिफ्लेशन पे जा रही है, तो आपकी जो इकोनॉमी हो एकदम से धपांग गिर सकती है। वर्ल्ड लेवल के अंदर आपकी इकोनॉमी की वैल्यूज डे बाय डे डिटोरिएट होती जाएगी और आपकी जो लोगों की परचेजिंग पावर है वो कम होती चली जाएगी। जैसा कि हुआ कि 100 रुपए में पहले 5 किलो चावल मिलते थे, फिर 4 किलो पे आ गए। तो ऐसा वर्ल्ड के अंदर अफ्रीकन कंट्रीज में हुआ है और साउथ अमेरिकन इकोनॉमीज के अंदर भी हुआ है। तो अफ्रीकन कंट्रीज में मैं आपको बताऊं कि भाई आप वहां पे देखिए, जिम्बाब्वे जो है वहां पे आपको 1 बिलियन ट्रिलियन रुपए की भी आपको एक नोट मिलेगी। जैसे हमारे यहाँ पे हमारी करेंसी नोट 2000 रुपए की अब सबसे बड़ी नोट है, तो वहां पे आपको 1 बिलियन ट्रिलियन रुपए की भी एक नोट मिलेगी, और वो भी काफी नहीं है एक हफ्ते का गुजरान चलाने के लिए। समझिए, 1 बिलियन ट्रिलियन, तो ये कितने जीरोस हो जाते हैं, आप वो इमेजिन करके एक बार देखिए। और ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप गूगल से भी पता कर सकते हो कि यहाँ पे जिम्बाब्वे में इतनी बड़ी भी नोट अवेलेबल है। और अगर साउथ अमेरिकन कंट्री की बात करें तो कंबोडिया है, वहाँ पर भी जैसे हमारे यहाँ पे गली मोहल्लों में छोटी बड़ी ट्रेडिंग्स होती है, वहाँ पे नोटों की इतनी ज़्यादा बिक्री होती है कि आप $100 दीजिए और आपको इतनी ज़्यादा गड्डियाँ वहाँ के नोटों की मिलेगी। तो यहाँ पर भी इकोनॉमी डिटोरिएट होती चली जाती है। कि डिटोरिएट क्यों होती है? इन्फ्लेशन के कारण। अगर हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन है और वहाँ पे अगर आपने उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, तो एक ना एक दिन ऐसा होगा कि आज की जो 2000 रुपए की नोट है वो भी कम पड़ेगी एक छोटा सा नाश्ता करने के लिए रोड और गली मोहल्लों में। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन पहले तो ये जान लेते हैं कि इंडिया के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो मेजर कौन करता है और किसके बुनियाद के ऊपर होते हैं इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन यहाँ पे हम 3 लेवल के ऊपर देखते हैं। इन्फ्लेशन होता है प्रोड्यूसर लेवल पे, यानी कि जो कोई इंडिविजुअल गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। दूसरा जो है वो है होलसेल लेवल, यानी कि जो प्रोड्यूसर के पास सामान लेता है और रिटेलर को, यानी कि कंज्यूमर के हाथ में आने से पहले जिससे कंज्यूमर लेता है, उन दोनों के बीच की जो माध्यम है, जो कड़ी बन के रहता है, होलसेलर, जो सुपर स्टॉकिस्ट भी होते हैं वो होते हैं होलसेलर। तो होलसेलर का जो पॉइंट है वो है होलसेलर दूसरा लेवल, और उसके बाद है रिटेलर जो कंज्यूमर तक अंत तक उसके हाथ में प्रोडक्ट पहुंचाता है। तो प्राइस जो होती है वो डे बाय डे इंक्रीज होती है। जैसे ही प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल लेता है, उसके ऊपर प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बनाता है, तो वो अपना प्रॉफिट और सारा कॉस्ट ऐड करता है और वो प्राइस उसकी बढ़ेगी ऑब्वियसली डे बाय डे। उसके बाद वो आएगा होलसेलर के ऊपर, तो होलसेलर उस चीज को स्टॉक करने का, मेंटेन करने का और वहां से फिर से रिटेल तक सप्लाई करने का जो कॉस्ट है वो ऐड करेगा और अपने बीच की प्रॉफिट ऐड करेगा। फिर उसकी प्राइस बढ़ी प्रोडक्ट की और फिर आया रिटेलर के पास, तो रिटेलर भी ऑन डिमांड आपको मिल जाए वो प्रोडक्ट, उसके कारण अपनी
अपने पास प्रोडक्ट होने की, प्रेजेंट प्रोडक्ट होने के कारण वो अपना प्रॉफिट ऐड करेगा और वो 100% वहाँ पे अवेलेबल रहता है कि जब आप उसकी शॉप पे जाओगे तो वो प्रोडक्ट आपको अपने हाथों में सर्व करके देगा। तो वो सारी जो सर्विस करता है उस सर्विस का वो प्राइस लगाएगा। तो यहाँ पे डे बाय डे यानी कि प्रोड्यूसर से लेके रिटेलर के बाद जाते हुए कंज्यूमर के हाथ में जब प्रोडक्ट आएगा तब तक प्राइस बढ़ता चला जाएगा। तो इंडिया के अंदर जो है वो पहले तो प्रोड्यूसर लेवल और होलसेल लेवल की बात कर लेते हैं कि इंडिया में प्रोड्यूसर लेवल जैसा कोई अभी एक क्राइटेरिया सेट नहीं हुआ है कि इंडिया के अंदर प्रोड्यूसर लेवल प्राइस इंडेक्स यानी कि पीपीआई किस तरह से कैलकुलेट होना चाहिए। हमारा कोई ऐसा स्पेसिफिक मैकेनिज्म नहीं है कि इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया जा सके पीपीआई यानी कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का। लेकिन हमारे यहाँ बहुत ही फेमस मेथोडोलॉजी है होलसेल प्राइस इंडेक्स को मेजर करने की, कि होलसेल प्रोडक्ट्स में जैसे ही प्राइस की बढ़ोतरी देखने को मिलती है, चाहे वो डिमांड के बढ़ने से हो या सप्लाई के घटा देने से हो, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो हम इस तरह से मेजर करेंगे। तो उसके अंदर भी एक आता है इन्फ्लेशन रेट जो होता है, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स के ऊपर बेस्ड इन्फ्लेशन रेट हम डिसाइड करते हैं उसको बोलेंगे हेडलाइन इन्फ्लेशन। और जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसका जो डेटा निकल के आता है कि इन्फ्लेशन रेट कितना है यानी कि हेडलाइन इन्फ्लेशन कितना है, जो WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स का इन्फ्लेशन होता है उस इन्फ्लेशन रेट को बोलते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन रेट कितना है वो डिस्क्लोज कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री MCI। इसके अलावा RBI जो है वो डिसाइड करता है होलसेल प्राइस इंडेक्स के बेस के ऊपर कि आगे जाने वाले समय के अंदर जो अगर सिचुएशन इन्फ्लेशन वाली है तो हमें अपने रिवर्स रेपो रेट और जो CRR वगैरह है उसके अंदर हमें क्या क्या चेंजेस लाने होंगे। तो 2014 तक का जो टाइम पीरियड था वहां पर इंडिया जो है वो इंडिया की जो RBI है वो WPI को बेस में रखते हुए सारी चीजें डिसाइड करती थी। तो 2014 तक हमने WPI को ही अपना बेस रखते हुए सारी चीजें डिसाइड की, स्पेसिफिकली RBI ने। तो यहाँ पे जो WPI मेजर होता है वो 676 कमोडिटीज आइटम्स को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए उन सारी चीजों की एवरेज लगाते हुए हम डिसाइड करते थे कि भाई हमारा इन्फ्लेशन रेट स्पेसिफिकली कितना आता है। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी जो समस्या थी वो थी, एक तो हम सर्विसेज को कैलकुलेट नहीं करते थे, दूसरी चीज है जो बाधाएं आती है, जो प्रोड्यूसर और होलसेलर के बीच में जो समस्या होती है या फिर होलसेलर और रिटेलर के बीच में जो समस्याएं होती है, जो कनेक्टिविटी प्रॉब्लम्स होते हैं उनके बीच में क्यों प्राइसेस बढ़ जाते हैं या फिर घट जाते हैं, उसके पीछे का जो कोर रीजन होता है वो हम कोर रीजन यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर पाते थे। तो ये 2014 के बाद हमारे जो उस टाइम के गवर्नर थे RBI के, रघुराम राजन, वेरी हाई लॉरेट, तो उन्होंने बोला कि अब हम RBI WPI से शिफ्ट करते हुए CPI के ऊपर डिसीजन लेंगे कि CPI को कैलकुलेट करेंगे और जो सारी चीजें हम नोटिस करेंगे कैलकुलेट करने के बाद कि RBI को किस तरह से स्टेप्स लेने चाहिए, कौन कौन से अपने रेट्स को बढ़ाना या फिर कम करना है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, तो इसके ऊपर से हम डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे आ गया हमारा नया सा वर्जन, WPI से हटके अब हम कैलकुलेट करेंगे इन्फ्लेशन को CPI के ऊपर से, यानी कि इन्फ्लेशन एट रिटेल लेवल या फिर कंज्यूमर लेवल। तो यहाँ पे देखेंगे कि जब इंडिविजुअल डायरेक्टली कंज्यूमर के पास यानी कि कंज्यूमर जब एक रिटेलर के पास जाके प्रोडक्ट बाय करेगा तो वो कितना इन्फ्लेशन का सामना करता है, कितना एक्सपीरियंस करता है, कि कितना एक्चुअली उसको ज्यादा पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी कैलकुलेट किया जा सकता है कि भाई आप समझ लीजिए कि आपको घर चलाने के अंदर पहले 8,000 रुपए की जरूरत पड़ती थी पहले मंथ में अंदर, बरोबर है। फिर आज का जो मंथ है वो हो गया लास्ट का मंथ यानी कि 12th मंथ ऑफ द ईयर। तो अगर आप देखेंगे कि पहले 8,000 रुपए में महीना चलता था लेकिन आज तो 8,500 रुपए में
महीना चल रहा है। तो यानी कि आपका जो एक्सपेंडिचर है जो बड़ा है, सेम की सेम सारी चीजें अगर आप बाय और जो रिक्वायर्ड होती है वो लेते हैं, तो फिर 500 रुपए आपको 12 महीने के टाइम पीरियड के अंदर ज्यादा एक्सपेंडिचर हुआ है। तो सीपीआई कुछ इसी तरह से मेजर करेगा। तो सीपीआई के अंदर जो है रिटेल लेवल के जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसके इन्फ्लेशन रेट को मेजर करने के लिए यहाँ पर हमने 260 कमोडिटीज की एक लिस्ट तैयार की है। उस लिस्ट के कैलकुलेशन के ऊपर, उसके एवरेज के ऊपर हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से सीपीआई को मेजर करना है। इसके अलावा यहाँ पे हमने 4 अलग अलग सर्विसेज भी ली है, जैसे कि सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप से हमने इकोनॉमी को मेजर करने की ट्राई की है। जैसे 4 चीजें की, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, यानी कि इंडस्ट्रियल वर्कर कितने रुपए में काम करने के लिए राजी है। दूसरी चीज, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल लेबर, यानी कि एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर लेबर वर्क करने के लिए लोग कितने रुपए में आने के लिए तैयार है। फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल लेबर, यानी कि गांव और दूर दराज के जो छोटे छोटे गांव होते हैं, उस गांव के अंदर किस तरह से लोग रेडी है कितने अमाउंट के अंदर आके काम करने के लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अर्बन नॉन मैन्युअल एम्प्लॉइज, यानी कि जो अर्बन एरिया है वहां पर भी लेबर जो है वो किस तरह से एम्प्लॉय जो है वो काम करने के लिए आने के लिए रेडी है। तो फिर हमने क्या किया, हमने डब्ल्यूपीआई से जब सीपीआई के ऊपर मूव ऑन किया, तो सीपीआई जो है उसका जो बेस ईयर था वो हमने चेंज कर दिया 2010 और वो रख दिया 100, यानी कि समझ लीजिए कि 2010 में यहाँ पे 100 रुपए लगते थे, तो अभी 2018 के अंदर मई महीने में कितने रुपए रखेंगे। तो ये सारी जो इंडिया एज अ होल के ऊपर ही आ गया, यानी कि हर स्टेट के ऊपर, हर यूनियन टेरिटरी के ऊपर, सबके ऊपर एक ही रूल, यानी कि रूरल एरिया हो कि अर्बन एरिया हो, सारी चीजों के ऊपर सिमिलर यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा। बेस ईयर वाज 2010 और तब हम प्राइस कैलकुलेट करेंगे 100 के हिसाब से, यानी कि यहाँ पे उस समय पे 100 लगते थे तो अब कितने लगते हैं उसके हिसाब से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली फॉर्मूला से आप मेजर करेंगे। तो इंडिया के अंदर जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, जिसको सीएसओ भी कहते हैं, जो वर्क करती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, उन्होंने बोला कि कंज्यूमर प्राइस इंडाइसेस जो है वो कैलकुलेट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के डियरनेस अलाउंस को। तो यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो है वो सारे के सारे गवर्नमेंट के एसेट्स माने जाते हैं। तो ये जो है वो सबसे एफिशिएंट और कन्वीनियंट वे है इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए, क्योंकि जो डब्ल्यूपीआई के अंदर नेगेटिव साइड्स देखने को मिली थी, यहाँ पे एडवांटेज ज्यादा देखने को मिलते हैं और एक थोड़ा सा करेक्ट पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अब जब हमने देख लिया कि इन्फ्लेशन रेट क्या होता है, उसके मेजरमेंट के तरीके क्या होते हैं, क्या क्या डिफरेंट लेवल्स होते हैं, तो इन्फ्लेशन के रिलेटेड 2 टर्म्स के ऊपर हम ध्यान देंगे कि हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन के बीच में जो डिफरेंस है वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन पहले एक बार यूपीएससी ने पूछा हुआ है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन है वहां पे टोटल इन्फ्लेशन इकोनॉमी के अंदर कितना है वो कैलकुलेट होता है, जिसके अंदर फूड की प्राइस हो, फ्यूल की प्राइस हो और जो जीवन निर्वाह करने के लिए जो भी चीजें जरूरी हो वो सारी कमोडिटीज यहाँ पे कैलकुलेट हो जाती है। तो जो डब्ल्यूपीआई था वहां पर हेडलाइन इन्फ्लेशन कैलकुलेट हो जाता था, लेकिन अभी जो कंज्यूमर यानी कि सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसके अंदर हेडलाइन इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करना मुश्किल है। तो हमने क्या किया कि भाई हमने थोड़ा सा एक चेंज ले दिया कि भाई जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रहेगा ऑब्वियसली वहां पे सर्विसेज भी हमने कैलकुलेट कर ली है, इंडाइसेस भी काफी सारी ऐसी हमने देख ली है, और उसके अलावा ये डायरेक्ट रिटेलर की प्राइस है, जो रिटेलर कंज्यूमर को जो प्राइस से बेचते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्राइस ज्यादा होगी। तो यहाँ पे जो डब्ल्यूपीआई के ऊपर हमें जो रिजल्ट्स मिलते थे उससे तो सीपीआई के ऊपर जो रिजल्ट्स मिलेंगे इन्फ्लेशन रेट के वो ऑब्वियसली ज्यादा होंगे। तो हमने एक चीज की कि भाई हमें जो कोर इन्फ्लेशन देखना है कि रियलिटी के अंदर इन्फ्लेशन का रेट क्या है। तो क्या करेंगे, अंडरलाइन इन्फ्लेशन और नॉन फूड इन्फ्लेशन, इसको कोर इन्फ्लेशन को ये 2 चीजें के नाम से भी जाना जाता है, अंडरलाइन इन्फ्लेशन और नॉन फूड इन्फ्लेशन। तो कोर इन्फ्लेशन की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है उसके ऊपर से क्या क्या प्रभाव
अलग अलग वस्तुओं के प्राइस के ऊपर पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि फूड और फ्यूल जो होते हैं इसके अंदर ये कंसीडर नहीं होते हैं। उस पहले क्या होता था, हेडलाइन इन्फ्लेशन में फूड, फ्यूल और वेरियस अदर आइटम्स इंक्लूड होती थी, और यहाँ पे फूड और फ्यूल इंक्लूड नहीं होते हैं, डज नॉट कंसीडर। तो हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे हेडलाइन इन्फ्लेशन, उसके बाद हम उसी के अंदर से डायरेक्ट मेजरमेंट के तौर के ऊपर कोर इन्फ्लेशन प्राप्त करने के लिए फूड और फ्यूल का जो कॉस्टिंग आता है वो सारी चीजें हम यहां से निकाल देंगे। यानी कि पहले करेंगे वर्ल्ड होलसेल प्राइस इंडेक्स, उसके बाद हमें मिलेगा हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन में से फूड और फ्यूल निकालेंगे तो हमें एग्जैक्ट अमाउंट में मिल सकता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो कोर इन्फ्लेशन रेट है वो। तो कोर इन्फ्लेशन रेट से स्पेसिफिकली ये पता चलेगा कि फूड और फ्यूल के अलावा जो जो चीजें कंफर्टेबिलिटी के लिए अवेलेबल है, और फूड और फ्यूल के अलावा जो भी सारी चीजें हैं अपार्ट फ्रॉम इवन कंफर्टेबिलिटी, तो किन किन चीजों की कितनी प्राइसेस बढ़ी है। तो यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में हमने ये देखा कि इन्फ्लेशन दो कारणों से होते हैं। एक तो होता है कि भाई डिमांड बढ़ जाने से इन्फ्लेशन होता है, दूसरा होता है सप्लाई के घट जाने से। तो आप अगर इकोनॉमी के नजरिए से देखोगे वो समझने वाली बात थी, लेकिन अगर आप इकोनॉमी के नजरिए से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई कॉज ऑफ इन्फ्लेशन है, उसके अंदर दो चीजें होती है जिसके कारण इन्फ्लेशन होता है। तो एक को बोला गया है डिमांड पुल और दूसरे को बोला गया है कॉस्ट पुश। तो ये डिमांड पुल और कॉस्ट पुश क्या है, इसके ऊपर हम नजर डालते हैं। पहले तो है डिमांड पुल फैक्टर। तो डिमांड जो बढ़ती है वो किस तरह से बढ़ती है, उसके पीछे के क्या क्या रीजन होते हैं। तो 4 पॉइंट्स हैं, पढ़ने में काफी सिंपल है लेकिन एक एक को समझेंगे इलाबोरेट करने के साथ। राइज इन पॉपुलेशन, समझ लीजिए इंडिया के अंदर जो गेहूं प्रोड्यूस होते हैं वो होते हैं 1 लाख टन। समझ लिया, 1 लाख टन इंडिया के अंदर गेहूं प्रोड्यूस होते हैं, और इसके खाने वाली जो पॉपुलेशन है वो है 101 करोड़। ये सपोज नंबर्स है। अब 10 साल के टाइम पीरियड में इंडिया की पॉपुलेशन हो जाती है 101 करोड़ से बढ़ के 135 करोड़, और इंडिया के अंदर गेहूं की जो प्राइस है और गेहूं की जो प्रोडक्शन है वो फिर से 1 लाख टन है। तो उस समय जब 1 लाख टन प्रोडक्शन हुआ था तब खाने वाले लोग थे 101 करोड़, और आज उतना ही प्रोडक्शन मिला है 10 साल के टाइम पीरियड के बाद, लेकिन खाने वाले लोगों में 34 करोड़ लोगों की संख्या बढ़ गई है। तो क्या होगा, ऑब्वियसली डिमांड ज्यादा होगी। तो डिमांड ज्यादा होगी तो ये डिमांड ज्यादा क्यों है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी है। तो पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण ये तो नहीं है ना कि जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ गई है, तो इसके कारण प्राइस बढ़ेगी। प्राइस बढ़ेगी यानी कि इन्फ्लेशन, आपको कम चीज मिलेगी उतने ही पैसे के अंदर। फिर है ब्लैक मनी। ब्लैक मनी किस तरह से समझाऊं मैं आपको, समझिए कि आपके पास इस तरह के पैसे हैं कि जिसका आपको गवर्नमेंट को या फिर किसी को हिसाब नहीं देना है, यानी कि वो आपके हार्ड अर्न्ड मनी नहीं है। कहां से आए हैं आपको पता है लेकिन लोगों को नहीं पता है। तो अभी अगर आप सर्विस करते हैं, जॉब करते हो और आपकी मंथली इनकम 20,000 रुपए है, तो यानी कि साल की आपकी इनकम हो गई 2,40,000 रुपए। लेकिन समझ लीजिए कहीं से आपके पास 10 लाख के ब्लैक मनी आ जाते हैं। अगर आप कार ले लेते हो तो फिर क्या होगा कि पहले जो इंसान 5 या 10 साल के अंदर भी 10 लाख की कार अफोर्ड नहीं कर पा सकता था, वो आज अब ऐसे ही कार ले लेता है। तो जिसके पास कोई नीड नहीं होगी, ब्लैक मनी आ जाने के बाद वही लोग वो चीजें परचेज करना शुरू कर देंगे। आपको जरूरत नहीं थी, आप 20,000 रुपए महीना कमाते रहे थे, यानी कि साल का 2,40,000 रुपए कमा रहे थे। आपको जरूरत नहीं थी एक चीज कार की, या फिर आप अफोर्ड नहीं कर सकते थे 10 लाख रुपए वाली कार, लेकिन आपके पास ब्लैक मनी आ जाने के कारण आपने 10 लाख की कार ले ली। यानी कि ब्लैक मनी आने से जिन जिन लोगों को जो भी चीजों की जरूरत नहीं भी है, वो अपनी कंफर्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए उन चीजों को बाय करना शुरू कर देते हो। तो जैसे ही बाय बढ़ता जाता है, बाइंग पावर लोगों का, बाय करना ज्यादा हो जाता है लोगों का, तो वहां से क्या होता है कि इन्फ्लेशन होना शुरू हो जाता है। फिर है राइज इन इनकम। सोचिए कि अभी आपकी सैलरी है 20,000 जैसे कि पहले हमने बताया, और
अब आपको एक जॉब नया ऑफर होता है और उसके अंदर आपकी सैलरी हो जाती है 40,000 रुपीज। तो ये क्या होगा, पहले आप 20,000 रुपए के अंदर अपना पूरा महीना चलाते थे। अब अगर आप वही जीवन शैली अपनी बना के रखेंगे तो आपके पास हर महीने 20,000 रुपए बचेंगे। तो क्या होगा कि आपको नए नए शौक जागरूक होंगे कि भाई मेरे को तो अब ये भी चाहिए, मेरे को तो वो भी चाहिए। तो जिससे क्या होगा कि अगर आपकी इनकम बढ़ेगी और आपके एक्सपेंडिचर्स उतने के उतने ही रहेंगे, तो फिर आप अपनी कंफर्ट जोन को प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, आप नई नई चीजें जो बाय करेंगे जिसकी आपको रियलिटी के अंदर जरूरत नहीं है। क्योंकि वॉरेन बफेट का ऐसा कहना है, जो एक टाइम के वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन थे, तो उनका ऐसा कहना है कि भाई आपको वही चीज लेनी चाहिए जो आपकी रियलिटी के अंदर, नीड के अंदर आती हो। अगर आपको उस चीज की रियलिटी में जरूरत नहीं है तो आप सिर्फ कंफर्ट या फिर उसने लिया इसलिए मैं ले रहा हूं, इस विजन से आप ना ले। तो इससे क्या होगा कि हर महीने आपकी 20,000 की इनकम बढ़ रही है, तो क्या करेंगे आप उस 20,000 रुपए का, यानी कि साल का 2,40,000 रुपए। आप पूरा तो इन्वेस्ट ही नहीं करोगे, नए नए पैसे आपके हाथ में बचने शुरू हुए तो ऑब्वियसली आप कुछ ना कुछ बाय करना शुरू कर दोगे। जैसे ही आपकी बाइंग पावर बढ़ती चली जाएगी, यानी कि प्रोडक्ट्स मार्केट से कम होती जाएगी, प्रोडक्ट्स कम होगी तो लोगों को, जो प्रोड्यूसर है उनको लगेगा कि हमारी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है यानी कि प्राइस विल गो अप। ओके, उसके बाद है एक्सेसिव गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये जो पॉइंट है इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन ये होगा कि अगर समझिए कि गवर्नमेंट जो है वो अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देता है। तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कौन कौन से क्षेत्रों के अंदर करता है, जैसे कि हेल्थ सेक्टर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर हो गया, फिर सर्विसेज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है स्कीम्स और योजना के ऊपर, और जो भी टैक्सेस वगैरह हमसे कलेक्ट करती है। अगर टैक्सेस कम करेगी तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ गया। गवर्नमेंट जो आपको हेल्थ और ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज प्रोवाइड कराती है उसके अंदर उन्होंने प्राइस एकदम से कम कर दिया, तो क्या होगा, वहीं पे लोगों के पैसे जो गवर्नमेंट को पहले वो लोग देते थे वो अब उसको कम देने पड़ेंगे। ऑब्वियसली जब उसको कम पैसे देने पड़ेंगे तो उसके पास पैसे बचेंगे, जो उनके पास पैसे बचेंगे तो ये उसी पैसों से कहीं और ना और चीजें बाय करना शुरू कर देंगे, और उनमें से कई प्रोडक्ट्स ऐसी भी होंगी, कई सर्विसेज ऐसी भी होगी जो उनकी नीड नहीं होगी। तो जो उसकी नीड नहीं है, डिमांड नहीं है, डिजायर नहीं है, उनकी वांट्स नहीं है, ऐसी चीजें अगर लोग लेने लगेंगे तो उससे क्या होगा, प्रोड्यूसर को लगेगा कि हमारी प्रोडक्ट बिक रही है, इसका मतलब यह है कि लोग हमारी प्रोडक्ट पसंद कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, भी प्रोडक्ट को थोड़ा सा अच्छा बना के, थोड़ा सा रिनोवेट करके, हर बार 2-3 महीनों के बाद न्यू अपने पैकेट के ऊपर न्यू लगा के उसी चीज को फिर से बेचेंगे, पैकिंग वगैरह चेंज कर देंगे और ऐसा बोलेंगे कि यहाँ पे हमने इतना मॉडिफिकेशन किया है। फिर से ग्राहक को ललचाने के लिए उस प्रोडक्ट को नए से मार्केट में लाएंगे और प्राइस बढ़ा देंगे। तो इसी तरह से जो रियलिटी के अंदर उन्हीं प्रोडक्ट के हकदार, दावेदार और बाय करने के लिए सक्षम लोग थे, उनके ऊपर इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा कि उनके लिए तो ये ना चाहते हुए भी प्राइस की बढ़ोतरी हो गई, क्योंकि जिन लोगों को नहीं जरूरत है उन्होंने ये सारी प्रोडक्ट्स बाय करना शुरू कर दिया, चाहे वो वन टाइम हो, फ्यू टाइम हो या फिर परमानेंट हो, लेकिन उनके बाय करने से ही प्राइजेस में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो ये सारे जो पॉइंट है, प्राइस इन पॉपुलेशन, ब्लैक मनी, राइज इन इनकम, एक्सेसिव गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो ये डिमांड पूल है, यानी कि डिमांड के बेस के ऊपर वर्क है। पॉपुलेशन में डिमांड बढ़ जाती है, ब्लैक मनी में डिमांड, राइज इन इनकम में डिमांड, एक्सेसिव गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से भी डिमांड। तो ये जो पुश कॉस्ट फैक्टर है उसके ऊपर पहले तो बात करते हैं। राइज इन मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस में आपको बता देता हूं, गवर्नमेंट जो होती है वो अगर कोई भी फार्मर्स जो प्रोड्यूस करते हैं क्रॉप्स को, तो उस क्रॉप की अगर बहुत ज्यादा फसल निकल के आ जाती है तो उसका मतलब है कि सप्लाई बहुत ज्यादा रहेगी मार्केट में। जिस चीज की सप्लाई नीड से ज्यादा होगी उसकी प्राइस ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगी। तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि भाई हम अपनी आपको एक सपोर्ट देंगे कि आपको ये जो, जैसे कि गुजरात के अंदर कॉटन का अभी इसी समर सीजन के आसपास में ऐसा इश्यू हुआ था, ग्राउंडनट और कोकोनट की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही हाई अमाउंट में देखने को मिली थी। तो गवर्नमेंट को फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सपोर्ट प्राइस सेट करना पड़ा कि आपको मिनिमम इतने प्राइस तो मिलनी ही चाहिए, उससे नीचे आपको पैसे नहीं मिलेंगे पर क्विंटल। तो यहाँ पे अगर गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस से भी ज्यादा पैसे देगा, यानी कि समझ लीजिए कि गवर्नमेंट बोलेगी कि आपको 100 केजी ग्राउंड नट, हम आपका जो ग्राउंड नट है उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखते हैं
₹5,000, 100 kg का प्राइस रखा है ₹5,000, यानी कि ₹5 पर केजी, उस ₹50। तो उससे आगे क्या होगा कि उसके अंदर भी अगर वो राइज कर लेते हैं उस प्राइस को, तो क्या होगा कि उनको वो ज्यादा अमाउंट मिलेगी मिनिमम सपोर्ट के प्राइस के ऊपर। अब गवर्नमेंट बोलेगी हम आपको 100 kg ग्राउंड नट के ऊपर आपको ₹6,500 देंगे, तो यानी कि जो फार्मर्स है उसके पास ₹1,500 ज्यादा आएंगे। ₹1,500 ज्यादा आएंगे तो क्या मतलब है कि वो अलग अलग जगह पे स्पेंड करेगा। स्पेंड वो ऐसी भी चीजों पे कर सकता है जिससे कि उसकी नीड ना हो, डिमांड उसकी ना हो मार्केट में, फिर भी वो प्रोडक्ट बाय करेगा। उसकी नीड नहीं है, वांट नहीं है, डिजायर नहीं है, फिर भी बाय करेगा। तो क्या होगा, जैसे कि मैंने पहले बोला, प्राइस उसकी इंक्रीज हो जाएगी। फिर राइज इन इंटरनेशनल प्राइजेस। तो यहां पे गौर करने वाली बात है कि जो चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं उसकी इंटरनेशनल मार्केट में अगर प्राइस बढ़ जाती है तो हमारे यहां पे इन्फ्लेशन होगा। कैसे कि अगर वहां पे जो हम चीज बेचते हैं वहां पे डिमांड बढ़ जाती है तो उसकी प्राइस वहां पे बढ़ेगी, तो यहाँ पे भी हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे, ज्यादा पैसे मिलेंगे तो हम भी ज्यादा एक्सपेंसेस करेंगे, हमारे एक्सपेंस बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। फिर होल्डिंग एंड ब्लैक मनी, ब्लैक मार्केटिंग। तो यहाँ पे अगर किसी चीज को, जैसे कि ऑनियन का हर 2-3 साल में ऐसा निकल के आता है इंडिया के अंदर कि भाई ऑनियन मार्केट में है ही नहीं, तो इससे क्या होता है कि भाई जो चीज ₹2, ₹5, ₹10 किलो के अंदर मिलनी चाहिए उसकी प्राइस हो जाती है ₹80 से लेके 150 टू ₹80। तो ये जो स्टोर करके लगते हैं, ऐसा लेमन के साथ भी इंडिया के अंदर होता है कि इंडिया के अंदर जो समर के सीजन होते हैं तब लेमन बहुत ही महंगे होते हैं, तो उस टाइम पीरियड में क्या करते हैं कि भाई जो कोल्ड स्टोरेज के अंदर रखे हुए जो लेमन होते हैं उसको निकाल के बेचते हैं। जब उन्होंने कोल्ड स्टोरेज में रखे थे तब उसकी प्राइस थी ₹1 या ₹2 पर केजी, लेकिन समर के अंदर जब उसकी प्राइस आती है ₹70, ₹80, ₹100 पर केजी, तब उसको निकाल के बेचते हैं। तो इवन उसका कोल्ड स्टोरेज का जो भी कॉस्ट होता है वो इजीली रिकवर हो जाता है। तो यहाँ पे ₹1-2 वाली जो किलो की चीज है उसको आप ₹100 में बेचोगे, तो यानी कि आप 98%, और अगर आप उसके ऊपर 8% कॉस्ट भी लगा दो, यानी कि ₹10 की चीज जो आपको 4 महीने होल्ड करके रखी है वो आप अभी बेच रहे हो ₹100 पर केजी, तो आपके पास ₹90 का प्रॉफिट, यानी कि 90% का प्रॉफिट जनरेट होगा। और इतना बड़ा प्रॉफिट जनरेट होने के बाद वो लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली उसी चीज को बाय करेंगे जिसकी उसको नीड नहीं है। फिर से इन्फ्लेशन होगा। राइज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के बढ़ने के कारण भी हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन जनरेट हो सकता है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ेंगे यानी कि प्राइसेस इंक्रीज होगी। प्राइसेस इंक्रीज होगी तो क्या होगा कि ऑब्वियसली जो हमारी परचेजिंग पावर कैपेसिटी है वो रिड्यूस होगी। तो प्राइस बढ़ने से या इन्फ्लेशन के अंदर दो रिजल्ट्स निकल के आते हैं, या तो प्राइस बढ़ने से जो नीड नहीं है वो लोग ले रहे हैं तो परचेजिंग पावर दूसरे लोगों की कम होती है। और एक पॉइंट जो हमने सबसे ऊपर छोड़ा वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक विच लीड राइज इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पे जो चीज प्रोड्यूस होती है उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूट होती है रिटेलर से, यानी कि प्रोड्यूसर से लेके होलसेलर तक, और होलसेलर के लेकर रिटेलर तक पहुंचते पहुंचते और रिटेलर के हाथ में आने के बाद कंज्यूमर तक जाने के तक का टाइम पीरियड में अगर जो मीडियम है, ट्रांसपोर्टेशन है और जो भी अलग अलग समस्याएं है, वेयर हाउस है, फिर स्टोरेज है, तो ये सारी जो चीजें हैं उसके अंदर अगर समस्याएं देखने को मिलेगी, अगर सर्विसेज अच्छी देखने को नहीं मिलेगी, तो भी प्राइजेस है इसके बढ़ने वाले हैं। क्योंकि अगर फ्रजाइलनेस अगर प्रोडक्ट की ज्यादा है, पेरिशेबिलिटी अगर प्रोडक्ट की ज्यादा है, या फिर रास्ते के बीच में अलग अलग काफी सारी बाधाएं आने वाली है, तो उन बाधाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए भी प्राइस ज्यादा रखे जाएंगे, ताकि जो भी प्रोडक्ट वहां पे पहुंचे वो ठीक तरीके से पहुंचे, या हर प्रोडक्ट ठीक पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन पहले पैसे ज्यादा ले लिए जाते हैं। तो अगर पैसे जिस उसकी कॉस्ट है उससे ज्यादा, बहुत ही ज्यादा अगर पैसे ले लिए गए तो भी क्या होगा कि ये जनरेट करता है इन्फ्लेशन को। तो इन्फ्लेशन एक छोटा सा ऐसा टॉपिक है जहां पे अगर एक्सपेंसेस ज्यादा करते हैं तो भी इन्फ्लेशन है, जो नीड नहीं है वो लेते हैं तो भी इन्फ्लेशन है। अगर
इस तरह के पॉइंट्स को अगर आप इजीली समझ सकते हो तो इन्फ्लेशन आपके लिए इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन वरना ये बहुत ही बड़ा और ये सरदर्द वाला भी कॉन्सेप्ट आपके लिए हो सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जाते हैं। तो भाई हमारे यहाँ पे दो चीज होती है, एक होती है गवर्नमेंट जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ करती है, दूसरी होती है सेंट्रल बैंक यानी कि हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इन्फ्लेशन को गवर्नमेंट किस तरह से कंट्रोल करती है, तो एक के पास फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी है, तो दूसरे के पास है टैक्सेस, यानी कि आरबीआई के पास है मॉनेटरी पॉलिसी और गवर्नमेंट के पास है फिस्कल पॉलिसीज। तो फिस्कल पॉलिसीज जो है उसके अंदर टैक्सेस लगाती है गवर्नमेंट, जिससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाया जा सके। कि गवर्नमेंट टैक्सेस इस तरह से कैलकुलेट करेगी कि आपके जो पैसे अगर आपके पास ज्यादा बचते हैं और अलग अलग जगहों पे उसको स्पेंड करते हैं जहां पे आपको नीड नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि इन्फ्लेशन इनवाइट नहीं होने देगी और आपसे वो पैसा टैक्सेस के तौर के ऊपर आपसे ले लेगी। लेकिन ये एक छोटे पैमाने पे होगा। और अगर आपको इसी चीज को आरबीआई के नजरिए से देखो तो आरबीआई क्या करेगी कि बैंक्स यानी कि जो पैसे की सप्लाई होती है वो सबसे ज्यादा होती है बैंक्स के हाथों में, जो कॉमर्शियल बैंक्स वगैरह होती है एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई। तो यहाँ पे ये इसकी कमर कसेगी। जो सीआरआर है यानी कैश रिजर्व रेशियो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, तो इन सारी चीजों के जो रेट्स होते हैं उसके अंदर अल्टरेशन करने के बाद मार्केट के अंदर जो फंड जो कैश पड़ा है उसको वहां से कंट्रोल करेगी कि इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट और एक चीज करती है, सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन जो होता है उसका, तो अपनी जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज जो होती है गवर्नमेंट जिन जिन फंक्शनल लेवल के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर जिस तरह से वर्क करती है, तो वहां से वो क्रूशियल रोल प्ले करेगी कि इन्फ्लेशन को किस तरह से कंट्रोल किया जा सके। और ज्यादा से ज्यादा अगर किसी के हाथ में ये कमान है कि इन्फ्लेशन को किस तरह से कंट्रोल करना है, तो मैं ये बोलूंगा कि 80% जो कंट्रोल कर सकती है वो है आरबीआई और 20% जो कंट्रोल कर सकती है वो गवर्नमेंट। पॉलिसीज को ध्यान में रखते हुए, फिस्कल पॉलिसीज और मॉनेटरी पॉलिसीज को अगर ध्यान में रखेंगे तो गवर्नमेंट के पास 20% अपॉर्चुनिटी है और सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास 80% अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि सारी बैंक्स उनके अंतर्गत आती है और इंडिया इज अ बैंकिंग नेशन। अगर बैंक्स को टाइट कर लिया तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना पॉसिबल है, अगर बैंक को खुला छोड़ दिया तो इन्फ्लेशन कहीं पर भी पहुंच सकता है। तो यहाँ पे अंत के अंदर क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सच में इन्फ्लेशन बहुत खराब है, क्या इन्फ्लेशन होना ही नहीं चाहिए, क्या इन्फ्लेशन से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। क्या इस लेक्चर के बाद आपको ये कंक्लूड करना है कि अगर आपको कुछ चीज रियलिटी के अंदर नहीं चाहिए तो आपको उसको बाय नहीं ही करना चाहिए? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। इन्फ्लेशन एक हद तक, सीमित हद तक हमारे लिए अच्छी चीज है, हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छी चीज है। तो यहाँ पे सीमित हद तक जो इन्फ्लेशन मैंने बोला तो उसको बोलेंगे हम माइल्ड इन्फ्लेशन, एक हल्की फुल्की प्राइस के अंदर बढ़ोतरी जिससे कि हमें लगे कि हम स्टेडी या फिर स्टिक्ड अप नहीं, हम हल्की फुल्की स्पीड से थोड़ा बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो उसको हम बोलेंगे कि भाई 3% अगर हमारा जो अगर रेट है इन्फ्लेशन का उतना रहा, हर साल एक प्रोडक्ट की प्राइस 3%, 3 रुपीज नहीं 3% अगर बढ़ती है, तो मैं आपको कहूंगा कि भाई ये जो सिनारियो है वो माइल्ड इन्फ्लेशन का है। और माइल्ड इन्फ्लेशन का जो सिनारियो अगर 3% के हिसाब से चलता रहा, ओवरऑल 100 में से 3%, अगर 7% है तो उसके ऊपर 3 ऐड नहीं करना है, 7% के 3%, उस तरह से हमको वर्कआउट करना है। तो वो इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है, क्योंकि इकोनॉमी जो इन्फ्लेशन होगा तभी तो पता चलेगा कि नहीं भाई डिमांड है, मार्केट के अंदर डिमांड है तो रिसोर्सेस यूटिलाइज होंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, ऑटोमेटिकली थोड़ी जो साइकिल है वो धीमी स्पीड के ऊपर आगे बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे छोटे छोटे अमाउंट्स के अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगा। और यहाँ पे कॉमोडिटीज जो है उनके प्राइसेस के अंदर गुड साइंस देखने को मिलेगी। इवन इंडस्ट्रियल प्रोस्पेक्टिव से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हल्की हल्की से डिमांड बढ़ती रहे 3% के हिसाब से प्राइजेस भी बढ़ती रहे, तो हर किसी के लिए यहाँ पे ग्रोथ और डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज रहेगी। लेकिन
हल्की फुल्की बहुत ज़्यादा हाई प्राइस हो गई तो बहुत ज़्यादा अगर डिमांड भी हो गई तो भी ये एक नेगेटिव कंडीशन है। तो अगर हल्की हल्की ग्रोथ होती है, हल्की हल्की डिमांड बढ़ती है, हल्की हल्की प्राइस बढ़ती है, तो अल्टीमेटली जो हमारी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी है वो बहुत ही आगे जाके ग्रो करेगी। और इसी तरह से हमारी जो विजन है कि इंडिया को हमें थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना है, अमेरिका, चाइना और जापान जो है, जापान को हमें गिरा के आगे बढ़ना है, तो इसी छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान में रखने के बाद इंडिया एज अ होल ग्रो करेगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग। और अगर आपने ये वीडियो यूट्यूब के माध्यम से देखा है तो हमारे कोर्स को रजिस्टर करवाना ना भूले। हमारी वेबसाइट आपको सेकंड स्लाइड में मिलेगी और मैं आपको फिर से बता देता हूं www.upscisexams.com। थैंक यू दोस्तों, बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।